कंगाली में आटा गीला। जी हां, मध्य प्रदेश में यह कहावत रोजाना बीजेपी के लिए कई बार सेट हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एक के बाद एक नई मुसीबतें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया है। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। लोकसभा की यहां की 48 सीटों पर एनडीए और इंडिया दोनों की पैनी नजर बनी हुई है। इस मसले पर भी चर्चा करेंगे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई है, मगर इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे पर गजब गजब के आरोप लगा रहे हैं। गजब गजब की बात सामने आ रही है। लद्दाख में पहुंचकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत उनकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कई सारे सवाल पूछे हैं। उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मणिपुर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन पर भी बात होगी। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे नेता, देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जब मौका मिलता है बताने से चूकते नहीं है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। अब वहां कोई अपराधी है ये नहीं है। सारे अपराधी या तो जेल में हैं, या उनकी गाड़ी पलट चुकी है, या पुलिस कस्टडी में मारे जा चुके हैं, या फिर सरेआम कोर्ट में भून दिए गए हैं। और जो छोटे मोटे इधर उधर छूटे छटके भोले भटके हैं वो सब थर 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 कांप रहे हैं। इतना कांप रहे हैं कि अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी सकते, पानी गिर जाता है। मगर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो फर्रुखाबाद के खनन माफिया का बताया जा रहा है। वीडियो में खनन माफिया यूपी पुलिस के एक दरोगा को धमकाते हुए सुना जा सकता है कि दरोगा जी, ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारा भूत बना दूंगा। यानी दरोगा जी को भूत बनाने की बात कही जा रही है। भोजपुरी में भूत बनाने का मतलब होता है बुरी तरीके से कूट देना, और वैसे तो आदमी मरने के बाद भूत बनता है। तो सवाल यह है कि क्या फर्रुखाबाद में एक खनन माफिया इतने बड़े बदमाश हो गए हैं कि सरेआम उत्तर प्रदेश की पुलिस को भूत बनाने की धमकी दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है। तो क्या माफिया यह सिद्ध कर रहे हैं कि माफियागिरी करने के लिए भाजपा की सरकार ज्यादा सुटेबल है, मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि पुलिस हमें रोक लेगी। पिछले दिनों की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि पुलिस पर हमले के मामले में अखिलेश सरकार की तुलना में योगी सरकार पर ज्यादा हमले हो गए हैं। यानी कि योगी सरकार के दौरान पुलिस ज्यादा असुरक्षित हो गई है अखिलेश सरकार की तुलना में। और इस बात पर मुहर खुद फर्रुखाबाद के खनन माफिया लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है भैया, भाजपा की सरकार है, भूत बना दूंगा। इसी बात पर यूपी पुलिस को चाहिए कि तुरंत हर एक थाने में 2-4 ओझा भर्ती कर ले। कहीं किसी माफिया ने किसी दरोगा को भूत बना दिया तो पूरे थाने में भूत फैल जाएगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह माफिया खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहा था। मगर यहां मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन है, और वो ये है कि फर्रुखाबाद नाम की जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है कि नहीं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के अनुसार यूपी में कोई अपराधी रहता ही नहीं है, अपराध होता ही नहीं है। वैसे इस घटना में एक बात और ध्यान देने वाली है। एक कथित भाजपा कार्यकर्ता जो माफिया के रोल में नजर आ रहा है, जो पुलिस वालों को धमका रहा है, वो मुलायम सिंह की सरकार की सराहना करते हुए भाजपा की सरकार को बदनाम कर रहा है। बहरहाल बात सीधी सी है, यूपी में कोई अपराधी नहीं रहता है। ये बात आप जितनी जल्दी मान लेंगे आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं मानेंगे तो आप ही के पैसे से अगले दिन अखबार में छपवाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, अपराधी मुक्त है। याद है ना, देश के गृह मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की रात के 12 बजे गहनों से लदी हुई अकेले सड़क पर घूम सकती है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि यूपी पुलिस रात में खनन माफिया को रोक नहीं सकती है या फिर उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। वैसे वायरल वीडियो में कथित माफिया दरोगा जी से यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि तुम्हारे बिल्ले तुम्हारे वहां घुसा दूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो में किसी 5,000 रुपए की भी चर्चा हो रही है। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सारी नोकझोंक 5,000 रुपए को लेकर हुई है या फिर मामला कुछ और था। वैसे खनन के क्षेत्र में कैसे कैसे क्या क्या होता है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और भाजपा का कथित नेता और कथित माफिया इसमें जिला कमेटी में शिकायत करने की भी बात कर रहा है। आइए अब सबसे पहले मणिपुर की चर्चा कर लेते हैं। भारत का एक राज्य मणिपुर जो पिछले कई महीनों से लगातार जलता रहा है। हर तरफ सवाल उठते रहे कि देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर सन्नाटा मार के कहां बैठे हैं। और अंत में जब 2 महिलाओं को नग्न परेड कराने का मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर देश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि सरकार कार्रवाई करे अन्यथा हम करेंगे। इसके तत्काल बाद देश के प्रधानमंत्री कुछ सेकंड तक, माफ करिए कुछ मिनट तक बोले थे मणिपुर के मामले पर, मगर राजनीति खेलते हुए बोले थे। उनके बोलने में साफ जाहिर होता है कि उन्हें किसी बात का कोई दुख नहीं है। महिलाओं के साथ या वहां के लोगों के साथ जो कुछ हुआ इस बात का कोई दुख नहीं है। हालांकि बोल रहे थे कि दुख है, लेकिन बोलते हुए ही दुख समझ में आ गया। कोई जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आए, सवाल के बदले सवाल ठेल रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी घटना की जांच और कार्रवाई के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। मणिपुर की कई घटनाओं को सीबीआई के हवाले किया गया और बहुत सारी घटनाओं को मणिपुर की सरकार कमेटी द्वारा जांच कराएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों को सीबीआई के हाथ ट्रांसफर किया गया है उन सभी को असम स्थानांतरित किया जाएगा
जाएगा। कोर्ट का कहना है कि मणिपुर में समग्र वातावरण और आपराधिक न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह करना आवश्यक है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए कई दिशा निर्देश पारित किए हैं। यानी कि मणिपुर के जो भी मामले सीबीआई को स्थानांतरित किए गए, उन मामलों के लिए सुनवाई वगैरह गुवाहाटी में होगी और वहां के चीफ जस्टिस से सारी व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि मणिपुर के जो लोग स्वयं गुवाहाटी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए ऑनलाइन पेश होने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि दूसरे पक्ष के बहुत सारे वकीलों ने इस मामले पर असहमति जताई और यह भी कहा कि असम के अलावा आसपास के किसी अन्य राज्य में यह सुनवाई हो सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वे सभी कम बुनियादी ढांचे वाले छोटे राज्य हैं, वहां सुविधाओं की कमी है, इसीलिए असम का गुवाहाटी फिलहाल ठीक रहेगा। इसके साथ ही मणिपुर के जो अन्य मामले हैं उनकी जांच मणिपुर में ही होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सीबीआई के मामले को संभालने के लिए वहां की अदालतों को नामित करने के लिए कह दिया है। उधर दिल्ली में शक्तियों को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया कि दिल्ली में ज्यादातर मामलों में वहां की चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां रहेंगी। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है। अब वो अध्यादेश कानून का रूप ले चुका है। अध्यादेश आने के बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी अध्यादेश के खिलाफ, मगर चूंकि अब अध्यादेश का स्वरूप बदल चुका है तो उस याचिका में दिल्ली सरकार बदलाव करना चाहती थी। अब उस बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। पिछले महीने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उस वक्त के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने भेज दिया था। यानी कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई अभी और आगे जाने वाली है। वैसे पिछले दिनों बहुत सारे पत्रकारों ने दिल्ली की जनता से जब इस मुद्दे पर बात किया तो वहां की जनता का साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार दिल्ली की जनता के साथ ठगी कर रही है। वहां के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मोदी सरकार उन्हें धोखा दे रही है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वैसे बीजेपी के लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को सही करार नहीं दिया, मगर मामला वहीं अटक जाता है कि मेरे पास बहुमत है, तुम कर ही क्या लोगे। भोजपुरी में कहें तो भइल बियाह मोर करबे का। वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह मीटिंग भारत की रिक्वेस्ट पर हुई है और दूसरी तरफ भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि यह बात गलत है, यानी इसको खारिज कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई यह बातचीत अनौपचारिक थी, यानी कि अनऑफिशियल थी। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि इस अनौपचारिक बातचीत में क्या बातचीत हुई और उससे भी गंभीर मुद्दा यह है कि इस बातचीत के लिए पहल किसने की थी। चीन कह रहा है कि भारत की रिक्वेस्ट पर मुलाकात हुई और भारत कह रहा है कि चीन के कहने पर बात हुई। बड़ी कंफ्यूजन है भाई, झूठ कौन बोल रहा है, भारत या चीन। चलिए इस झूठ से थोड़ा अलग भी निकल लेते हैं। तो सवाल यह है कि भारत और चीन के बीच जो तनाव है, सीमा पर जो तनाव है, उस पर क्या बातचीत हुई, उसका कोई हल निकलेगा कि नहीं। अलग अलग रिपोर्ट्स में जो बताया जाता है, जो आरोप लगते हैं कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने भारत की हड़प ली है, वो कब वापस लाई जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मीटिंग के दौरान चीन के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते बनाने पर जोर दिया, मगर सवाल यह है कि हम बेहतर रिश्ता बनाते चलें और तुम घुमा के 2 लात मारते चलो तो बेहतर रिश्ता कैसे बनेगा। गलवान में हमारे 20 सैनिकों की शहादत के ऊपर क्या बेहतर रिश्ते की कल्पना की जा सकती है। यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एलओसी पर तनाव के मुद्दे को उठाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य रहे। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या जब आरोप लगता है कि हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है तो ऐसे में किन संबंधों की बात हो रही है। खबर यह भी है कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम करने के लिए सहमति बनी है, मगर सवाल तो यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सैनिकों की संख्या कम कर दें और उधर चीन वाले हमारी जमीन पर और कब्जा कर लें, क्योंकि भारत को लेकर चीन का रवैया मीठे जहर की तरह काम करता रहा है। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सैनिकों की तैनाती कम करने का फैसला किनकी शर्तों पर हुआ है, चीन की शर्त पर या भारत की शर्त पर। भारत की उस पोजीशन का क्या हुआ जिसमें हम अप्रैल 2020 के पहले वाले स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे। इसे बदलने पर हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी लिखा है कि हम ऐसे इंसान की मेजबानी आने वाले कार्यक्रम में कैसे करेंगे G20 में जिसने हमारे इलाके को हथिया लिया है, यानी हमारे जमीन पर कब्जा किया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित किया और भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर अहम सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमसे हजारों किलोमीटर जमीन छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन कहीं नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि आखिर राहुल गांधी को यह जानकारी कौन देता है, उनका चीन से क्या रिश्ता है, वो हमेशा आधारहीन बातें क्यों करते हैं। मगर सवाल तो यह है कि यदि राहुल गांधी के ये आरोप आधारहीन है, यदि चीन से उनका कोई गलत रिश्ता है, कोई अवैध रिश्ता है, तो राहुल गांधी पर जब मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, तो फिर इस तरह के झूठे आरोप लगाने के लिए उन्हें फांसी दे दो। आखिर कैसे कोई व्यक्ति यूं ही खड़े होकर इतना बड़ा आरोप लगा सकता है कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, हमसे छीन ली है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है, और राहुल गांधी ही नहीं, तमाम सूत्रों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि चीन ने
ने भारतीय जमीनों पर कब्जा किया है। अब बीजेपी प्रवक्ता का यह कहना है कि आखिर राहुल गांधी को यह जानकारी कौन देता है, चीन से उनका रिश्ता क्या है। ये कितनी बेफिजूल और बेहयाई की बात है, सोच कर देखिए। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपको पता कहां से चल रहा है। अरे भाई, जमीन है, कोई हवा थोड़ी है कि उड़ जाएगी। जाओ आप भी जाकर देख लो। और सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी को पता कैसे चला, सवाल तो यह है कि आपको पता क्यों नहीं चला, या फिर पता है तो झूठ बोल रहे हैं क्या। और यदि आप मामले को साफ करना ही चाहते हैं तो राहुल गांधी लद्दाख में पहुंचे हैं, आप भी चले जाइए, आमने सामने खड़े होकर देख लीजिए, दिखा दीजिए पहले भारत के पास कहां तक जमीन थी, कहां तक हमारे सैनिक जाते थे और अब कहां तक जा पा रहे हैं। इसमें हवाई फायर करने की क्या जरूरत है? क्या यह सब कुछ देश की जनता को बरगलाने के लिए किया जा रहा है? भाजपा के ही वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, चीन को लेकर वो लगातार पीएम मोदी को घेरते रहते हैं। उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन को मसले पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कमजोर आदमी है। तो भाजपा के प्रवक्ता पता लगाएं कि सुब्रमण्यम स्वामी का चीन के लोगों से क्या संबंध है। वैसे चीन से संबंध रखने के मामले में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आज के प्रधानमंत्री ही रहते हैं। बताया जाता है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी उन्होंने चीनी नेताओं से मुलाकात और चीन का टूर संभवतः दर्जन से अधिक बार किया था। तो भारत के किस नेता का चीन से क्या संबंध है या कौन सा अवैध संबंध है, उसकी चर्चा बाद में कर लीजिएगा। पहले भारत की जमीन की बात करिए और बताइए कि भारत की जमीन चीन के कब्जे में क्यों है। और यदि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो उन पर मुकदमा करिए, उन्हें जेल में डालिए और 56 इंच की मजबूती को प्रदर्शन करते हुए उन्हें फांसी पर लटका दीजिए। किसने रोका है आपको? अगले कुछ ही महीनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद होने वाला है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। चर्चा हो रही है कि विधानसभा के 4-5 राज्यों के चुनाव में जो बढ़िया प्रदर्शन कर देगा उसके लिए 2024 थोड़ा आसान हो जाएगा। यूं कह लीजिए कि जो चर्चा कर्नाटक के चुनाव को लेकर थी वही चर्चा आजकल आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर है। कर्नाटक चुनाव के दौरान हमने भी कहा था कि यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि भाजपा जीत जाती है तो उसका माहौल टाइट रहेगा, 2024 में उसकी दावेदारी और मजबूत रहेगी। यदि कांग्रेस जीत जाती है तो उसकी बोहनी अच्छी हो जाएगी, सूखी रगों में खून दौड़ने लगेगा। और कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने दिखा दिया है कि खून बहुत तेजी से दौड़ने लगा, यानी कि कांग्रेस ने अपनी बोहनी तो टाइट कर ली है। इसके साथ ही अलग अलग सर्वे जिस तरह की कहानी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक हो सकता है। अलग अलग चुनावी सर्वे तथा जमीनी हकीकत पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की वापसी कर सकती है, मगर राजस्थान की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सत्ता में नहीं आ पाएगी। और पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को किनारे लगाने की कोशिश की है या फिर लगा ही दिया है। यानी कि कहां तो कांग्रेस की फूट का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में थी और अब मामला उल्टा पड़ गया है। कांग्रेस की फूट लगभग अदृश्य होने लगी है, कम से कम दिख तो नहीं रही है, और भाजपा की फूट फूट कर सामने आने लगी है। राजस्थान में यह भी बताया जाता है कि बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। कहा तो यह भी जाता है कि वसुंधरा राजे अपने दम पर राजस्थान में सरकार बना पाए चाहे नहीं, लेकिन वो एक चुनाव बीजेपी को तगड़े से हराने की कुवत रखती हैं। अब सवाल यह है कि यदि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहा है तो क्या वे इसका बदला राजनीति में ले सकती हैं? क्या वो चुनाव में खुलकर बीजेपी के लिए खड़ी होंगी, चुनाव प्रचार करेंगी, या फिर जैसे को तैसा वाला खेल होगा? यानी कि भाजपा जहां थोड़ी बहुत मजबूत दिख रही थी वहां भी कहानी गड़बड़ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां बीजेपी के लिए नेतृत्व का संकट बना हुआ है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय चेहरे, मजबूत बीजेपी के चेहरे को खुद ही साइडलाइन कर दिया है, कमजोर कर दिया है, जो अब बीजेपी के लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी कि मोदी शाह की जोड़ी ने जो काम कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ किया था उन्हें अपमानित करके बाहर कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता से शर्मनाक बेदखली हुई। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी अपने नेता को कमजोर करना भारी पड़ेगा? हालांकि यह बात भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, उलझाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। दिन रात 24 घंटे मेहनत हो रही है। और यह आरोप मेरा नहीं है, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के घरों में घुस जाती हैं और कई कई दिन तक लोगों को घरों में कैद रखती हैं, टॉर्चर किया जाता है, मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ छीन लिया जाता है, बोरे में भरकर मारने तक की बात उन्होंने कही है। यानी कि जो आरोप लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी की चुनावी मशीनरी के रूप में काम करती हैं, जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता सरकार नहीं बना पाते, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां दूसरे की सरकारों को गिराकर भाजपा की सरकार बना देती हैं, दूसरों की पार्टियों को तोड़कर बीजेपी के साथ मिला देती हैं, वैसा ही खेल छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में जनता किसके साथ खड़ी होती है, यह देखने वाली बात होगी। बात यदि मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश पहले से ही बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। हर एक दिन के साथ अलग अलग समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर थे। सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी जैसे हालात हो गए थे। अफसर लोग काम निपटाने में लगे रहे। 60,000 से अधिक बाबू वर्ग समेत 3.5 लाख से अधिक कर्मचारी एक दिन की छुट्टी लेकर हड़ताल पर गए थे। पुरानी पेंशन समेत 39 सूत्रों की मांग को लेकर ये कर्मचारी बड़ा वाला प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि चुनाव से पहले प्रदेश के कर्मचारी जिसके पक्ष में हो जाते हैं, चुनाव उधर पलटी मार जाता है। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि झुकाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और कांग्रेस ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कह दी है, वादा कर दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और कौन से संकट सामने आते हैं। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से भाजपा में भयंकर भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश को लेकर। लोग बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं, यानी कि दिन पर दिन मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। जानकार तो यहां तक बता रहे हैं कि कर्नाटक से भी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का स्तर बहुत बड़ा है। बाकी चुनाव में अभी महीनों का समय है और राजनीति रात भर में पलट जाती है। वैसे एक बात और देखने वाली है, ईडी और सीबीआई का प्रकोप भाजपा शासित राज्यों में बिल्कुल नहीं होता। जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड में खोज कर ईडी की छापेमारी हो रही है, बिहार में चल रही है, पश्चिम बंगाल में चल रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि ईडी के अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचा रहे हैं खनन से संबंधित जांच के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ता ही दरोगा जी को भूत बनाने की धमकी दे रहे हैं, वहां ईडी और सीबीआई की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। उधर महाराष्ट्र की राजनीति ने देश के बड़े बड़े नेताओं को चक्करघिंडी बनाकर रख दिया है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें लोकसभा की आती हैं। पिछली बार शिवसेना और भाजपा ने मिलकर यहां कांग्रेस और एनसीपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, मगर इस बार कहानी उल्टी है। इतनी उल्टी है कि बीजेपी लगातार कभी शिवसेना को तोड़ रही है, कभी एनसीपी को तोड़ रही है, और प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी रूप में विपक्ष को कमजोर करके, महाविकास आघाड़ी को कमजोर करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। मगर माहौल जनता के बीच नहीं बन पा रहा है। इसका प्रमाण है पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए कई सारे चुनाव और उपचुनाव। इन सब ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी है और बीजेपी से नाराज है, बीजेपी के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी वगैरह के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, सब कुछ रोक कर रखा गया है बहुत देर से। यानी कि एक बात स्पष्ट है, यदि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ रही तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा होगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एनसीपी नेता अजित पवार समेत पूरे पार्टी पर 70,000 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया और कार्रवाई करने की धमकी दी, इनडायरेक्ट वाली। मगर उसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि अजित पवार को अपनी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और तमाम कथित भ्रष्टाचारियों को अलग अलग मंत्री पद दे दिया गया। मगर उसके बाद चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि लगातार अजित पवार समेत अन्य नेता जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, सरकार में हैं, वो भी घंटों तक बैठकर शरद पवार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार हमारी पार्टी के नेता हैं, एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शरद पवार का कहना है कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड लिया है, लोकतंत्र में उनका यह अधिकार है, इसे फूट नहीं कहा जा सकता। अजित हमारी पार्टी के नेता हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बयान ऐसे टाइम पर आया है जब हाल ही में यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी वाली बैठक होने वाली है। इसके एक दिन पहले ही सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि अजित पवार हमारे सीनियर लीडर हैं। अब ये सारी बातें सुनकर लोगों की खोपड़ी घूमने लगी है कि भाई महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है और होने वाला क्या है और शरद पवार करना क्या चाहते हैं। वैसे पिछले दिनों किसी वीडियो में हमने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिलहाल जेल में जाने से बचने के लिए अजित पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब उन्हें लगेगा कि अब जेल जाने का डर नहीं है, तब वे बीजेपी का दामन छोड़कर फिर से चाचा के साथ खड़े हो जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तब तो बीजेपी के लिए सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। बहरहाल देखते जाइए महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या क्या होता है। मगर महाराष्ट्र की जनता ने एक बात तो सिद्ध कर दिया है कि आप पार्टियों को तोड़ सकते हैं, नेताओं को तोड़ सकते हैं, विधायकों, सांसदों को तोड़ सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं। हालांकि जनता को भी धर्म के नाम पर तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, मगर फिर भी शायद सत्ता को लग रहा है कि जनता अभी इस कदर नहीं टूटी है कि चुनाव में लाभ मिल सके। शायद इसीलिए अलग अलग चुनाव को रोक कर रखा गया है। यूट्यूब पर हमने एक ये नया वाला चैनल बनाया है, यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।